प्राध्यापक परांजीपे जी, श्रद्धेय वरुण जी, सामने बैठे विद्वज्जन और ज्ञान की इच्छा रहकर यहाँ आए हुए सभी युवा भाइयों भगिनियों, मेरा विषय क्या है वो घोषित है। वर्तमान भारत में जाति की स्थिति क्या है और विचार करके अपना रवैया क्या होना चाहिए, यह मेरा विषय है। सामाजिक कार्यकर्ता के कारण मैं सोच रहा हूँ, मेरे 2-3 अनुभव सामाजिक स्तर पर जो मैंने अनुभव किया उसको रखकर मैं प्रारंभ करूँगा। आप सब लोग जानते हैं, जैसे परिचय में कहा गया, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक हूँ। इसलिए सामाजिक स्तर पर पर्याप्त लंबे समय तक काम करते आया हूँ, आज भी काम कर रहा हूँ। मैंने संघ में 1944 में प्रवेश किया। उस समय मेरी आयु लगभग 13-14। यानी एक लड़का था। और संघ की शाखा में आने के बाद वर्ष में 1-2 बार, जिसको आज हम अंग्रेजी में पिकनिक ट्रिप कहते हैं, उस प्रकार के ट्रिप रहते थे। तो इसलिए हम एक ट्रिप में हम सब गए। उसमें हमारी संघ की शाखा की संख्या लगभग 20-25, इसलिए 20-25 लड़के मेरे समान हम उस ट्रिप में गए। परंतु हमारे जो प्रचारक थे, नेता, उन्होंने हमसे कहा, कल ट्रिप के लिए आते समय आप सब लोग किशोर हैं, दोपहर का भोजन नहीं करना। तब क्या करना हमने पूछा। आपकी पसंद की चीज़ क्या है माताजी से कहिए और महाराज से बनवा कर वो लाइए। स्थान केरल होने के कारण इडली, डोसा, बड़ा केला है जो उबाला जाता है, उसको नेंद्रा कहते हैं। उस प्रकार एक लड़के ने अपने पसंद की चीज़ क्या है मांग की माँ से मांग कर उस प्रकार पैकेट में सब मिलाई। विशेषता मुझे केरल का जो बड़ा केला बहुत पसंद था। अगर भोजन नहीं मिला तो भी चलता था, इसलिए मैंने माताजी से मांगा, मुझे 3 केले बहुत अच्छी तरह उबाल कर दीजिए करके। उस प्रकार उन्होंने दे दिया। तो हम ये ट्रिप में पहुँचे, सबके हाथ में पैकेट था, यानी उसके सबसे प्रियतम, एक्सट्रीमली लाइक्ड बाय एवरीबडी, इस प्रकार एक था। तो ट्रिप में खेल कूद नदी थी, इसलिए तैरना संभव होने के बाद भोजन का समय आ गया। भूख तो लगी थी, तो उन्होंने हमें एक मंडल में खड़ा किया और अपना जो पैकेट लेकर हम वहाँ रखे। और वहाँ खड़े हम, भूख के कारण मेरे पैकेट में क्या है मैं जानता था, इसलिए हमेशा मेरा विचार वो केले पर था। इस प्रकार सबका। परंतु ये प्रचारक क्यों इस प्रकार किया मुझे पता नहीं। उन्होंने तुरंत वो सब नीचे रखने के लिए कहा। मैंने वो नीचे रखा, पैकेट है ना। अब उसके बाद उन्होंने संघ की आज्ञा है, उस प्रकार उन्होंने आगे जाने की आज्ञा दे दी। तो मैं यहाँ का आदमी 180 डिग्रीज पर वहाँ आ गया, वहाँ का आदमी 180 डिग्रीज पर यहाँ आ गया। उन्होंने सबको वहाँ रुको कहा। उसके बाद दक्षिणाव्रत कहा, उपविष्ट, हम सब बैठे। उसके बाद जो सामने पैकेट है उसको खोलना और खाना। तो मेरे केले वहाँ, उनके इडली यहाँ। तो केले देखकर मैंने इडली खाना प्रारंभ किया। इस प्रकार सब जाने के बाद आनंद से हमने खाया। परंतु रात में घर पर आने के बाद, हमारे घर थोड़ा ऑर्थोडॉक्स था,
थोड़ा ऑर्थोडॉक्स था। इसलिए मैंने विचार किया, जो इडली मैंने खाई किस माँ ने उसको बनाई होगी, वो माँ किस जात की होगी, तो मैंने किस जात का खाना खाया, इस प्रकार मैं सोचने लगा। तब बाद में संघ का एक गणगीत था, हम भाई भाई है करके, उस गीत ने मेरे को उत्तर दिया, अरे आज गीत गाया तुम लोगों ने, हम सब भाई भाई है करके, और अभी आप जात के बारे में सोचते हैं। ये विचार आ गया। तो ये जात पाति की प्रासंगिकता किस प्रकार सही जीवन में नहीं होनी चाहिए, ये विचार उस पिकनिक ट्रिप के एक छोटे कार्यक्रम के कारण मेरे उस समय जो किशोरी मन था उसमें उगते आया। ये बहुत बड़ा तत्व है, उसके लिए किताबें पढ़नी पड़ती है, परंतु हम जैसे बच्चों को 13वीं आयु में ये मैं दूसरी जाति का माँ सोचता ही नहीं था। वे मेरे स्वयंसेवक भाई की माँ है, उसकी जाति क्या है मैंने नहीं सोचा। मैंने जो ले लिए थे केले वो उन्होंने खाए, उन्होंने भी नहीं सोचा होगा मेरी माँ किस जात की है करते। इस प्रकार का विचार जो फॉर्मेटिव मन हम कहते हैं, उस समय हमारे मन में आए। इस विचार से हम आगे बढ़े। ये घटना है 20वीं सदी की पूर्वार्ध की, 1945 की घटना है, 20वीं सदी की पूर्वार्ध की। अब दूसरी घटना 20वीं सदी की उत्तरार्ध की। मेरी माँ का निधन हो गया, अंत्येष्टि का कर्म करते हैं हम, यहाँ आप लोग रस्म पगड़ी करते हैं, उसी प्रकार वो कर्म सब करना पड़ता है, हमने किया। ये पुरोहित लोग हमारे 4-5 वे बहुत ऑर्थोडॉक्स थे, परंतु हम संघ में जाना प्रवेश किया था, संघ भी थोड़ा बढ़ गया था। ये 1980-90 की बात है। इसलिए हमने उस समारोह में अपने बहुत भाइयों को बुलाया था संघ के, और संघ के स्वयंसेवक जो सागर के किनारे पर रहते हैं वे सारे मछुआर हैं, और पहाड़ के यहाँ रहते हैं वे सारे वन बंधु हैं और अथवा वन में काम करने वाले लोग हैं। इसलिए इस प्रकार के जो जानकार अपने बंधु सब हमने बुलाए, 200 लोग थे। ये पुरोहितों ने देखा एक रंग काला वाला है, एक गोरा रंग वाला है, इस प्रकार के लोग हैं, तुरंत रंग से जाति को जोड़ देते हैं। इस प्रकार सोच करके ये 4-5 पुरोहित ने हमारे पिताजी से कहा, ये सब ये भिन्न भिन्न जात के हैं, उच्च नीच जात के हैं, उनके सामने हम नहीं बैठेंगे। कहा पूरा ये समारोह सब पूजा पाठ सब हो गया, भोजन के लिए पुरोहित तैयार नहीं, ये सब लोग हैं तो क्या करना। ये 1980-85-90 की बात है। पिताजी ने हमको बुलाया, हम 3 भाई, तीनों संघ के स्वयंसेवक। अरे क्या करना। तब हमने झगड़ना नहीं पिताजी, आप घर का यजमान है, इसलिए आप और ये 4 पुरोहित घर के अंदर जो कमरा है ना मुख्य, वहाँ जाकर आप भोजन करिए। जो पंडल सब लगाया था, हम सब एक साथ भोजन करेंगे करके हमने भोजन किया। तब अक्षरार्थ में क्या हुआ, यो प्रगत समाज ने ऑर्थोडॉक्स को बहिष्कृत किया। ऑर्थोडॉक्स समाज ने प्रगत समाज को बहिष्कृत नहीं किया। 50 साल के अंदर हमारे गांव में, मेरे घर में ऑर्थोडॉक्सी को हमने किनारे पर हटा दिया और प्रगत समाज खड़ा हुआ। तब ये जाति का ये मामला है किस प्रकार आगे बढ़ा आप देखिए। और अंतिम एक अनुभव, परंतु उसके बारे में सोचते समय अत्यंत आनंद का अनुभव होता है। 21वीं सदी के दूसरे तीसरे साल में 2004-5 में मॉरिशस में गया मैं। मॉरिशस 21 दिन का कार्यक्रम था मेरा, और मॉरिशस में उस समय 12 लाख आबादी है। 12 लाख में 7 लाख हिंदू है जो भारत से गए। बॉन्डेड लेबर की जो योजना के कारण अंग्रेजों ने ये, जब वहाँ गुलामी रद्द हुई
उस समय बैकडोर से बॉन्डेड लेबर को ले गए और वे सारे मुख्यतः 3 बंदरगाह, मुंबई से गुजराती लोग गए, मराठी लोग गए, मद्रास से तेलुगु वाले गए, तमिल वाले गए, कोलकाता से बिहार के लोग गए, बंगाल के लोग गए। इस प्रकार के लोग लगभग, जब मैं गया वहाँ 7 लाख और मॉरिशस में टोटल 12 लाख, और ये गए थे ये 19 सेंचुरीज के बिगिनिंग में, लगभग 200 साल पूरे हुए। आज कितने जनरेशन्स पास हुए होंगे आप गिनिए, मैं भी नहीं गिनूंगा। आप जब हम गए मॉरिशस में, तब सभी घरों के सामने मारुति की मूर्ति है और एक झंडा है, तब वो हिंदू घर है। और हम प्रवास करते समय वहाँ देखते समय 5-6 पीढ़ी के बाद आज वहाँ ये हिंदू कौन किस जात का है किसी को पता नहीं। दोबारा मैं बताऊंगा, कौन किस जात का है वो किसी को पता नहीं। तब मैंने 21वीं सदी के दूसरे तीसरे साल में मेरे ही आंखों से मेरे सामने एक जाति रहित सुसंगठित एक रूप हिंदू समाज को देखा। वो मेरा कल्पना है, वो मेरा सपना है। उस प्रकार का समाज हम भारत में कम देख सकेंगे, मेरा विचार है। वो जिंदा जागता समाज सोशोलॉजिकली भगवान एक लेबोरेटरी के नाते सोशोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करके बायोलॉजी ये लेबोरेटरी के नाते उन्होंने दिखाया है, इट इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड टू क्रिएट ए कास्टलेस हार्मोनियम सिंगल टेक्सचर्ड हिंदू सोसाइटी। ये दिखाया है, हम देख सकते हैं। इस प्रकार के 3 अनुभव आप देखिए मेरी 14 साल के समय, उसके बाद मेरी आयु लगभग 70-75 होने के बाद इसके अंदर अपने समाज में किस प्रकार का परिवर्तन आया, ये आज तथ्य है, इसका खंडन कोई नहीं कर सकता। तो इस प्रकार जब हम सोचते हैं तब हमको ये जाति की समस्या है, उसके लिए ह्यूमनिस्ट अप्रोच चाहिए, इंटीग्रल अप्रोच चाहिए, साइंटिफिक अप्रोच चाहिए, एनालिटिकल अप्रोच भी चाहिए, और उसके अनुसार सॉल्यूशन क्या है उसको देखने की हिम्मत भी चाहिए। वो केवल एकेडमिक अप्रोच से नहीं, कमिटेड अप्रोच। हमें एक आदर्श समाज खड़ा करना है जहां हम सब एक रूप है, एकात्म है, कंसोलिडेटेड हार्मोनियस सिंगल टेक्सचर्ड हिंदू सोसाइटी। इसका जो हम आज मॉरिशस में देख सकते हैं, उसी प्रकार हमारे भारत में देख सकने का सपना हमारे सामने नहीं रहना चाहिए क्या? तो इस प्रकार देखते समय विचार की लहर आते समय चलता है। एक जमाने संपूर्ण विश्व में इस प्रकार का वर्गीकरण था। लॉर्ड्स कहो, कॉमनर्स कहो, टेनेंट्स कहो, फ्यूडलिस्ट कहो, इस प्रकार यूरोप में था। उसी प्रकार अभी अभी ये 300-400 साल के अंदर नीग्रोस और वाइट इस प्रकार अमेरिका में था, और एशिया में था ही, हम सब जानते हैं। इस प्रकार के जो भेद पूरे दुनिया में थे, इस प्रकार के भेद, परंतु यूरोप में साइंस के कारण, रिनेसांस के कारण, रिफॉर्मेशन के कारण, वॉल्टेयर जैसे चिंतक थे, विचारक थे, उनके विचारों के कारण, चिंतनों के कारण ये वो इस प्रकार का जो भेद है वहाँ सब समाप्त हुआ। इसलिए आज हम 21वीं सदी में वहाँ एक भेद रहित एक समाज, समानता के, जैसे आपने कहा विश्व बंधुता, समानता, उसी प्रकार स्वतंत्रता, इस प्रकार का जो समाज है आज हम वहाँ देख सकते हैं। यूरोप में प्रायः
साइंटिफिक दृष्टि से देखते सभी देखते हैं। परंतु भारत में क्या हुआ, भारत में भी एक जमाने इस प्रकार ब्राह्मण जो सेनानी क्षत्रिय काम के लिए जाता था, शूद्र उसी प्रकार व्यापार के लिए जाता, वैसे इस प्रकार का वर्ण जैसे इंग्लैंड में फ्यूडल था उसी प्रकार यहाँ था। परंतु विचार के कारण, रिनेसांस के कारण, रिफॉर्मेशन के कारण, साइंटिफिक थिंकिंग के कारण और जानबूझकर ये डेमोक्रेटिक थिंकिंग के कारण सब जब वहाँ ये भेद सब गए और एक रूप समाज अस्तित्व में आया, उसके स्थान पर यहाँ अपने ही स्मृतियाँ हैं। ये स्मृतियों ने यहाँ ये वर्ण भेद के बाद जो भेद है उसको कोडिफाई किया। संपूर्ण विश्व का इतिहास आप देखिए, ये कोडिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल लिविंग ये केवल भारत में हुआ। वो बिल्कुल आज की दृष्टि से वो गलत था। उदाहरण के नाते अगर एक शूद्र पुरुष ने ब्राह्मण महिला से शादी की तो संतान चांडाल हो जाता है। अब ये चांडाल समाज अगर बड़ा है तो इस प्रकार की महिलाएं पुरुष के संबंध बहुत हुए होंगे, तभी ये समाज संभव। अगर वो अपवादात्मक घटना तो दो लोग होंगे, समाज कहाँ होगा चांडाल का। परंतु चांडाल समाज जब था उसका अर्थ है इस प्रकार के यौन संबंधित सब हुए होंगे। इसके कारण एक विशेष नई जात आ गई। उसी प्रकार सूत कौन है, कर्ण वो कौन है, क्षत्रिय पुरुष और ब्राह्मण स्त्री संतान इस प्रकार सुत है और उनका परंपरागत काम रथ चलाना इस प्रकार है। उसके कारण एक नई जात आ गई। संक्षेप में इस प्रकार के भेद जाते जाते पराशर स्मृति, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति ने कोडिफाई करने के कारण वो भेद रह गए, जम गए। ये हम भारत में देखते हैं। इसके कारण आज भी वो चालू है। तो इस प्रकार अपने भारत में ये जाति आ गई तो दुनिया में कहीं पर नहीं। आज हम कहते हैं कास्ट, CASTE, हम कहते हैं कास्ट। ये कास्ट सर्वप्रथम पोर्चुगीज लोगों ने इस्तेमाल किया, उसके बाद वो अंग्रेजी डिक्शनरी में चला गया। क्लास है वहां, परंतु भारत को छोड़कर, नेपाल को छोड़कर कभी पर कास्ट नहीं। इसलिए अगर आप इंग्लैंड में जाते हैं, कास्ट वो क्या है वो पूछेंगे तो हमें एक्सप्लेन करना कठिन है। हमारे यहाँ है इस प्रकार का विभाजन करना और एक्सप्लेन करना पड़ता है, उनको कठिन भी है समझना। तो कास्ट अब उसका फर्स्ट यूज पोर्चुगीज वालों ने किया। अब ये कास्ट आज भारत में है और संपूर्ण भारत में, संपूर्ण विश्व में मानवता को देखते समय कास्ट केवल भारत और भारत के आसपास शायद बर्मा अथवा नेपाल, बृहत भारत, वहां केवल कास्ट है। उसको किस प्रकार धीरे 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 निकालना वो बहुत बड़ा प्रश्न है। ये प्रश्न को किस प्रकार जाना। और ये स्वर्गीय अंबेडकर के बारे में प्राध्यापक प्राजपेन से आपसे ने कहा, ये कॉन्स्टिट्यूशन के बाद कॉन्स्टिट्यूशनली और आज के कोडिफिकेशन, हिंदू कोड बिल जैसे बिल्स बनाने के बाद आज कॉन्स्टिट्यूशनली, थियोरेटिकली जात नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनली थियोरेटिकली ऑन पेपर जाति नहीं। आप देखिए सबको वोटिंग राइट्स एक ही एक, सबके उत्तराधिकार के नियम जाति पात के आधार पर ऐसा नहीं। इनहेरिटेंस लॉ सब कॉन्स्टिट्यूशनली सबको एक, अब सबको सम्मान एक ही प्रकार। किसी काम के लिए कोई भी अपनी रुचि के अनुसार, क्वालिफिकेशन के अनुसार वो जा सकता है। अर्थात कोई भी लेटेस्ट ये डिसीजन क्या है, पुजारी भी कोई बन सकता है मंदिर के अंदर, गर्भगृह में पुजारी भी
ये मंत्र तंत्र आप जानते हैं तो आप पुजारी बन सकते हैं। और ब्राह्मण भी बेटा कंपनी में सेल्समैन करके पुराने चमार का काम कर सकता है, अब उसको डिग्निटी भी मिलती है। आप क्या करते हैं, मैं बेटा में सेल्समैन हूं कहते समय केवल फुल पैंट कोट सब डाल दिया, परंतु काम पुराने मापदंड से वो चमार का काम है। परंतु आजकल स्वाभिमान से कहता है आई एम ए सेल्समैन, आई एम ए मैनेजर ऑफ बेटास कहता है। इस प्रकार परिवर्तन पूरे भारत में आया। कोई भी किसी काम के लिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बेस्ड ऑन योर क्वालिटी, ये सब आ गया। इसलिए संक्षेप में अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन अपने मॉडर्न लॉ देखा तो जाति बिल्कुल नहीं, संभव नहीं। अब इसका उदाहरण ये ग्रेडिंग ली जाता है। मेट्रोपोलिस में बहुतांश लोग, अधिक जाति रहित वातावरण है। मुंबई कहो, दिल्ली कहो, कलकत्ता कहो, गाड़ी में जाना, मिल में जाना, काम करना, होटल में खाना, सिनेमा के लिए जाना, पार्क में जाना और वहाँ से मूंगफली, उसी प्रकार इस प्रकार पानी पूरी, ये सब खाते समय कौन किस जात का कोई पूछता है, कौन मांगता है। तो ये सब अर्बन इस प्रकार एक वातावरण आ गया। गांवों में आते समय इसका डोसेज कम हुआ। अब दूर दराज के गांवों में आज भी गेट्टो जैसा लिविंग है, वहाँ आज भी है। ये आज की स्थिति है। तो किस प्रकार इसमें परिवर्तन लाना और एक रस, एक रूप, सिंगल समाज जैसे मॉरिशस में हम देखते हैं, उसको खड़ा करना। जब इसके बारे में हम सोचते हैं तब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये ध्यान में आता है, ये ध्यान में आता है। परंतु दूसरी भी एक बात है, ये महानगरों में कहो, पूरे अपने समाज में कॉन्स्टिट्यूशनली थियोरेटिकली, मैंने कहा जाति नहीं कहा, परंतु जीवन में आदमी नहीं छोड़ते हैं। और इस प्रकार उसका जो वर्तुल छोटा 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 होकर आजकल रोटी बेटी व्यवहार में ये था, 21वीं सदी में रोटी व्यवहार गया और केवल बेटी व्यवहार। बेटी की शादी के समय आदमी इसी प्रकार सोचता है, वो केवल जाति के आधार पर सोचता है, परंतु वर्तुल कम हुआ है। अब मैं मेरा अनुभव बताता हूँ। संघ में जाति पात पूछना संभव नहीं, कोई नहीं पूछता, कोई नहीं जानता। परंतु जब काम के लिए स्थान पर जाते हैं, वहाँ का इक्वेशन क्या है, काम खड़ा करने के लिए इस प्रकार कास्ट इक्वेशन क्या है, कौन किस जात का है, किस प्रकार अप्रोच करना है, व्यावहारिक दृष्टि से हमको सोचना पड़ता है। परंतु क्या करें, कोई नए लोग मिले, आप कितने लोग हो गए आप जात के, इस प्रकार पूछना गलत है। तो मैं क्या करता हूँ, एक नए स्थान पर, पूरे भारत में मैंने प्रवास किया है, तो जाते समय वहाँ का संडे एडिशन, सबसे मुख्य वर्तमान पत्र, समाचार पत्र लेना और उसमें मैट्रिमोनियल कॉलम्स है, वो पढ़ते जाना। कभी कभी अपने स्वयं सेवक, अभी नहीं, जब मैं 20 साल पूरे करता था, गलत पे भी मेरे बारे में रंगाहरी जी मैट्रिमोनियल बहुत अच्छी तरह पढ़ते, इस प्रकार कहते थे। परंतु ये मैट्रिमोनियल में क्यों पढ़ता था, आप देखिए, यहाँ अमुक अमुक ब्राह्मण, इस प्रकार की लड़की चाहिए, अर्थात इस प्रकार की लड़की है, उस प्रकार का लड़का चाहिए। और ये उस प्रांत में ब्राह्मणों में क्या क्या जाति बिरादरी है, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, मैट्रिमोनियल पढ़िए। और ये मैट्रिमोनियल पढ़ते समय ग्रूम का क्वालिफिकेशन क्या है, ब्राइड का क्वालिफिकेशन क्या है, MA, M.Tech, MSc, MS, यानी पढ़े लिखे, मॉडर्न पढ़े लिखे लोग, उनके लिए भी इस प्रकार जाति के आधार पर वे सोचते हैं, कितने कितने सोचते हैं। और भारत में ये जाति की प्रथा चलते 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 जाति ने ईसाईयत को भी निकाल दिया।
जातिवाद वहां भी गया। जब मैं गोवा गया, गोवा में मेरा प्रवास था, तो मैंने मेरी प्रथा के अनुसार मैट्रिमोनियल कॉलम, तब वहां लिखा है, आप ये ध्यान देकर थोड़ा सुनिए, वांटेड ए कैथोलिक ब्राह्मण ब्राइड ग्रूम। कैथोलिक ब्राह्मण ब्राइड ग्रूम, ये वेजिटेबल बिरयानी जैसा शब्द है। ये कैथोलिक ब्राह्मण, ये ऑक्सीमोरन कहते हैं उसको अंग्रेजी में, विपरीत अर्थ वाला शब्द ऑक्सीमोरन। तो वहां क्या है, वहां जबरदस्ती से मतांतरण हुआ था 16वीं सेंचुरी के बिगिन में, और ब्राह्मण जो ईसाई बने वो आज ही उसी जात के हैं। नाम देते हैं फेलिक्स पई, लोबो प्रभु, डिसोसा किनी, ये सब नाम है। ये किनी, कामत, पई, प्रभु ब्राह्मणों के सरनाम, सरनेम वही, डिसूसा, जॉर्ज, इस प्रकार नाम अलग। तो इस प्रकार के समाज का एक आदमी शादी करना चाहते उसी प्रकार के समाज की लड़की से, इसलिए वांटेड ए कैथोलिक ब्राह्मण। तो वहां इसी प्रकार ग्रेड्स है। तो जाति किस प्रकार आती है आप देखिए, ये सब आपको ये मैट्रिमोनियल कॉलम देखते समय ये ध्यान में आता है। परंतु आज की पीढ़ी का कर्तव्य क्या है? भारत को छोड़कर और कहीं पर इस प्रकार का भेद नहीं। उसी प्रकार हमारा जो समाज है, धीरे 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 चलते 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 इसी प्रकार एक रूप समाज, यहाँ जाति सब नहीं, मानव जाति की केवल दो जाति है, पुरुष और महिला। ये नारायण गुरु ने इस प्रकार कहा, विश्व में केवल मनुष्य में दो जाति है, एक है पुरुष, दूसरा महिला। दोनों के संगम के कारण निरंतर सृष्टि के लिए पॉजिटिव नोड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नेगेटिव नोड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। उसी प्रकार ये सृष्टिकार के लिए बनाए दो नोड्स है, पुरुष और महिला, एक ही प्रकार दोनों का अधिकार, विदाउट वन द अदर इज इनकम्प्लीट। इस प्रकार का एक समाज खड़ा करना, अन्य सारे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया सभी और जा सकते हैं। इस प्रकार का एक समाज खड़ा करना, ये विचार जब आता है तब उसका जीता जागता रूप मॉरिशस में हम देखते हैं, मैंने देखा है। तो इस प्रकार के समाज का गठन किस प्रकार करना, ये ध्यान में आना चाहिए। इस दृष्टि से संघ के तीसरे सरसंघचालक बाला साहब देवरेस्ट ने कहा, इवन लव मैरिजेस आर परमिसिबल। ये लव मैरिज यानी प्लेसेंशियल लाइफ के लिए समर्थन वे नहीं दे रहे थे। आजकल देखिए, आजकल की दृष्टि से जो जाति विवाह हम कह सकते हैं, आजकल की दृष्टि से, साइंटिफिक दृष्टि से, आईआईटी में काम पढ़ता है एक लड़का, आईआईटी में पढ़ रही है दूसरी लड़की, मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है एक लड़का, उसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है दूसरी लड़की, और लेबोरेटरी में जाते समय, हॉस्पिटल सर्विसेज के लिए जाते समय आपस में उनका मिलना जुलना होता है, सहकार करना होता है, एक साथ काम करना पड़ता है, रिकॉर्ड्स लिखते समय कॉमन कंसल्टेशन भी करना पड़ता है। इसलिए दोनों काम की दृष्टि से जैसे वेदों में आया उसी प्रकार एक ही जात के हैं, काम के आधार पर, वो भी मेडिकल वाली, ये भी मेडिकल वाला, वो अब वाला ये वाला। अब यहाँ इसलिए नेचुरली ह्यूमन नेचर है ना, ये प्रेम करना वो ह्यूमन नेचर है। तो ह्यूमन नेचर के कारण ये प्रेम प्रेमिका होने के कारण शादी होती है। असल में अगर एनालाइज किया, वो स्वजातीय विवाह है, वो भी एक ही कर्म जाति का, ये भी एक, परंतु घर वाले सोचते हैं मेरी पुरानी जाति क्या है इसलिए ये अलग, वो अलग, झगड़ा होता है। परंतु साइंटिफिक दृष्टि से क्या बिगड़ा, वो जानती है अगर मैंने ये आईटी वाले से शादी की मेरा फ्यूचर पक्का, वो भी जानता है मेरा फ्यूचर पक्का। विचार करने का स्तर आयु की दृष्टि से ठीक हो गया। और अगर जमता नहीं हम अलग हो जाएंगे,
मेरे काम के लिए मेरे को भी सैलरी मिलेगी, उसको भी सैलरी मिलेगी। उसके कारण क्या, इस प्रकार स्वतंत्रता होने के कारण ये लव मैरिजेस का प्रोपोर्शन अधिक 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 हो रहा है। अब इस प्रकार अगर जाते समय क्या होगा, 4-5 साल पीढ़ी के बाद कौन किस जात का है कहना कठिन, परंतु वो मानव जात का है, धर्म के आधार पर हिंदू है, वो कह सकते हैं हम। तो इस प्रकार का समाज धीरे 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 इस प्रकार आता है। और बाहर भी जाते हैं, और केरल के लोग बहुत अधिक यहाँ दिल्ली में आते हैं और यही रहते हैं। यहाँ का वातावरण, यहाँ का मौसम, यहाँ का खाना पीना, यहाँ का रहन सहन उनका सहज हो गया, और केरल में जाते समय थोड़ा आउट ऑफ ट्यून हो जाता है उनका। इसलिए वो यहाँ कैसे हमारे लड़का लड़की यहाँ किसी से शादी करेंगे करके यहाँ विवाह के बारे में इस प्रकार सोचते समय जातिवाद नहीं, केवल केरल वाला सोचते हैं, केवल भाषा के आधार पर सोचते हैं, परंतु ये सोचने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार धीरे धीरे समाज में एक इंटीग्रेशन हो रहा है। ये भी हमको साइंटिफिकली देखना चाहिए। ये मिलिट्री में भी जाते समय होता है, फॉरेन में रहते हैं बहुत लोग, आजकल केरल के लोग अबू धाबी दुबई में, तब वहाँ आपस में आ गए, किस जात का कोई नहीं देखता, मेरा लड़का है अच्छा, मेरी लड़की है, शादी ठीक, और दोनों को यहाँ लाएंगे काम में, वहाँ काम भी हो गया, एक लड़का अलग जात का लड़की, परंतु वहाँ भी सम कल्याण इक्वालिटी आती है वहाँ। इस प्रकार जा इंटीग्रेशन होने के फैक्टर्स आज बहुत है। वो फैक्टर्स देखिए आप, अधिक रिलीजियस नहीं, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी है। आरक्षण करना रेलवे में, टिकट का आरक्षण, टिकट रिजर्वेशन का आरक्षण, मेरा को पैसेंजर कौन है मैं तय कर सकता क्या? अब को पैसेंजर जाते समय मेरी आयु के कारण प्लेटफॉर्म से पानी लाकर मुझे दीजिए, चाय लाकर मुझे दीजिए, मुझे कहना पड़ता है वो किस जात का आदमी है जो मेरे लिए चाय लाएगा, मैं सोच सकता हूं क्या? इसलिए जो मेरा पैसेंजर को पैसेंजर है वो अपना पैसेंजर बन गया, फैमिली मेंबर जैसा बन गया। इसके लिए कोई धर्म गुरु जिम्मेदार नहीं, सिस्टम जिम्मेदार है। आरक्षण यानी रेलवे का आरक्षण हो गया। होटल में जाते हैं, कौन ये होटलिंग हो या ना, वो सप्लायर किस जात का है वो सोच सकते हैं क्या? वो अच्छी तरह आता है, कप ये सुपर कर अब खाते हैं हम, तो वहां से गया। इस प्रकार आप आज का जो बाहर का जीवन देखिए, आपको एक साथ आना ये संभव है। इसलिए आज रोटी व्यवहार गया, केवल बेटी व्यवहार रहा। वो भी अगर गया बेटी व्यवहार, तो पूरा समाज एक रूप हो जाएगा। उस समाज में सिंथेटिक यूनिटी नहीं चलेगी, इंटीग्रल यूनिटी चलेगी। इंटीग्रल यानी अंतर्निहित स्वाभाविक प्रगति के कारण जो यूनिटी होती है उसको हम कहते हैं इंटीग्रल यूनिटी। कृत्रिम उपाय के कारण जो यूनिटी होती है उसको हम कहते हैं सिंथेटिक यूनिटी, सिंथेसाइज्ड प्रोडक्ट है ना। ये इंटीग्रल यूनिटी के लिए आज का जो जीवन इस प्रकार वो भी अनुकूल है। तो इस प्रकार सोचते समय मुझे लगता है आज या कल ये जाति सब समाप्त हो जाएगी, परंतु इसके खिलाफ वातावरण एक प्रकार का आता है। उसके बारे में अधिक कमेंट नहीं करूंगा। वह क्या है, आज का जो क्रम है इलेक्शन का, उसमें इलेक्शन में जाकर इलेक्टेड होने वाले राजनीतिक लोगों को जाति के बारे में सोचना पड़ता है, जाति के बारे में ही सोचना पड़ता है। एक कॉन्स्टिट्यूंसी देखते समय अखबार वाले भी लिखते हैं यहाँ 15% इस जात के हैं, 20% उस जात के हैं। 20% वाले को डोमिनेशन के कारण उनकी यानी विनेबिलिटी अधिक है, इस प्रकार वे सोचते हैं। सारे अखबार वाले आप देखिए,
डेमोग्राफिक कास्ट इक्वेशन के आधार पर वे सब लिखेंगे इलेक्शन आते समय। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो एक क्रिश्चियन कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ब्राह्मण कॉन्स्टिट्यूएंसी है, क्षत्रिय कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वैश्य कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इस प्रकार वे लिखते हैं। और उस ओर राजनीतिक नेता क्या करते हैं? महात्मा गांधी जी के जमाने, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने, ये उस समय सैद्धांतिक विचार के आधार पर लोग सोचते थे। पॉलिटिकल होगा, पॉलिटिकल सिद्धांत पर आपका विश्वास क्या है, उसके आधार पर गांधीज्म को हो, सोशलिज्म को हो, कम्युनिज्म को हो, उसके आधार पर सोचते थे। उसमें कौन कौन किस जात के हैं नहीं सोचते थे। जब जगजीवन राम अखिल भारतीय नेता बन गए, वे शेड्यूल्ड कास्ट के हैं इसलिए नहीं, काम करते करते उस स्थान पर वे आ गए। उस समय जातिवाद नहीं था, अपने बलबूते पर, अपने भरोसे वे आ गए, नॉमिनेटेड बिकॉज ऑफ दिस कास्ट, ऐसा नहीं। परंतु जब सिद्धांत की ताकत कम हो गई, सिद्धांत का प्रभाव कम हो गया, देन यू बिगैन टू चूज द लीस्ट लाइन ऑफ रेसिस्टेंस। तब क्या हुआ? आपको लोअर लॉयल्टी पर अपील करना पड़ा। भाइयों सुनिए, गंभीर बात है। यानी महात्मा गांधी, सरदार पटेल, उस समय पूरे भारत का वातावरण राष्ट्र निष्ठा से ओतप्रोत था। उस समय सिद्धांत के आधार पर सब लोग सोचते थे, कौन किस जात का बात नहीं। परंतु वो सिद्धांत निष्ठा कम हो गई और आपको मेजॉरिटी मिलनी चाहिए जीतने के लिए। तब यू बिगैन टू अपील टू लोअर लॉयल्टी। लोअर लॉयल्टी क्या है? लोअर लॉयल्टी, ये मैं एक स्ट्रीट का है आदमी, इसलिए उसको वोट देना। राजकाज किस प्रकार चलाना उसके लिए आप वोट दे रहे हैं, परंतु यहां वोट देते समय आप सोचते ये मेरे गली का आदमी है। तो गली का आदमी आपने आप सब लोगों को जानते, इसलिए वो लोअर लॉयल्टी है। जात की लॉयल्टी वो भी लोअर लॉयल्टी है, वो मेरे जात का है इसलिए देते हैं। राज चलाने के लिए, प्रशासन में जाने के लिए देते हैं। उस समय प्रशासनिक क्वालिटी क्या है उसकी, उसका चरित्र उस प्रकार का है, जिस सिद्धांत पर मेरा विश्वास है उसके कार्यक्रम चलाने के लिए वो योग्य है क्या, इस प्रकार विचार करना सैद्धांतिक विचार। सैद्धांतिक विचार उसका दिवालियत हो गई। तब मैं सोचने लगा ये मेरे जात का है। और इस प्रकार एक क्लैनिश मेंटालिटी जहां है, क्लैनिश मेंटालिटी के कारण वोट जमा करना आसान है। तब ये डिग्रेडेशन ऑफ द पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल लेवल होने के कारण ये सारे लोगों ने दे बिगैन टू अपील टू द लोअर लॉयल्टी। और लोअर लॉयल्टी के कारण आज दूसरा एक शब्द आया है विनेबिलिटी। कौन जीतेगा? विनेबिलिटी में कास्ट का एक इक्वेशन भी आ गया। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में विनेबिलिटी किसको है? अगर ईसाइयों को है तो उसको कम्युनिस्ट भी ईसाइयों को खड़ा करेंगे, भारतीय जनता पार्टी भी ईसाई को, कांग्रेस भी ईसाई को। तीनों लोग क्या सोचते हैं? विनेबिलिटी। विनेबिलिटी किसकी? ईसाई की अथवा मुसलमान की या इस जात की। इसलिए सारे लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते, सेकुलर और विश्व मानवता, वे सब सोचते हैं अपीलिंग टू लोअर लॉयल्टी ऑफ मैन, वो ऊपर आना चाहते हैं। और ये जातिवाद यही टिकता है। ये जातिवाद हटाते समय हम क्या क्या काम करते हैं उसके खिलाफ ये आता है। परंतु इसमें एक बात मैं एडअप करना चाहता हूं। अपने कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्डर्स ने अपने ही समाज में जो पिछड़े विभाग के हैं उसको जानबूझकर आरक्षण दिया, परंतु वो दृष्टिकोण सामाजिक इंटीग्रेशन का था, सामाजिक एनलाइटनमेंट का था, सामाजिक इमेंसिपेशन का था,
सामाजिक डिसिप्लिन का नहीं था। वे पिछड़े हैं इतिहास के कारण, और उस समय हमारे पूर्वजों की गलती के कारण उसका पाप प्रायश्चित करना है, तो उनको इस प्रकार आगे जाने के लिए अवसर देना। एक ही घर में 5 लड़के हैं और उनकी संपत्ति कम, पिताजी को कमाना कम मिलता है, परंतु 5 लड़कों को संभालना पड़ता है, उसका पालन पोषण करना पड़ता है। एक लड़का बीमार पड़ता है, उसको हम अधिक दूध देते हैं, पिलाते हैं, यानी बाकी 4 लोगों की ओर प्रेम कम है। इसका अर्थ है क्या? स्वास्थ्य की दृष्टि से वो पिछड़ा है। और एक लड़का है, स्मरण शक्ति कम, पिताजी की कमाई कम, फिर भी उसको ट्यूशन के लिए भेजते हैं, तो पिताजी उस पर फाइनेंशियली अधिक पैसा जो करता है, कारण वो उसका थोड़ा इंटेलेक्चुअली कम है, इसलिए उसको अधिक देना। ये फिजिकली थोड़ा कम है, इसलिए उसको भी अधिक देना। इस दृष्टिकोण से ऐतिहासिक कारणों से बहुत सालों के अथवा शताब्दियों से अपने सामाजिक जीवन में बहुत पिछड़े हो गए। तब उनको ध्यान देकर समकर्ष में लाने के लिए जो रिजर्वेशन दिया, वो इस प्रकार कास्टिज्म की बात मैंने की, लोअर रॉयल्टी की दृष्टि से नहीं। इसलिए यही 15 दिन पूर्व संघ के सरसंघ चालक मोहन जी ने कहा, जब तक उस प्रकार का आदमी, आखिर का आदमी तक तथा मेरे लिए इस प्रकार की सहायता आवश्यक है, तब तक ये चलाना होगा, ये कहा। तो इस प्रकार के जो समस्याएं हैं वो भी आजकल हम देखते हैं। तो जातिवाद के खिलाफ जितना वातावरण होता है, उसी प्रकार जातिवाद को टिकाने के लिए, बनाए रखने के लिए भी इस प्रकार के बातें, उस समय हमारा दायित्व क्या है, हम अवॉइड नहीं कर सकते, यह सत्य है। तब क्या है, तब युवा लोगों ने सोचना चाहिए, हम अकेले इसके लिए लड़ेंगे, ये मेरे जीवन में इस प्रकार का विचार नहीं आने दूंगा, इस प्रकार सोचना चाहिए। और वो क्या क्या है, इस प्रकार हम सोच सकते हैं। अभी जातिवाद के आधार पर नामों का सरनेम रहता है, मैं छोड़ दूंगा, और अपने एप्लीकेशन में जो SC ST में जो आरक्षण मिलता है, जिसके कारण उनको जाति लिखनी पड़ेगी, अब उसका बैकग्राउंड में रहता है, उनको छोड़कर जो आरक्षण भुगतने के लिए कागजी कानून पर क्वालिफाइड नहीं, वे क्यों जाति लिखेंगे? उनको हम जाति नहीं लिखेंगे एप्लीकेशन में, उनको लिखना कारण उनको वो आरक्षण मिलना है ना, इसलिए आवश्यक है, उससे वंचित नहीं होना। परंतु दूसरा मैं क्यों लिखूं? मैं नहीं लिखूंगा। तब जाति रहित समाज मैं खड़ा कर रहा हूं, मेरा उदाहरण करके। इस प्रकार हम सोच सकते हैं। इस प्रकार क्या क्या हम कर सकते हैं। कभी कभी नाम, अभी ये केरल की प्रथा में बता रहा हूं, अगर आपने जयप्रकाशन कहा तब वो अधूरा रहता है, तब वो पूछेगा जयप्रकाशन, तब नायर, मेनोन, नंबूदरी कहना पड़ता है, जाति कहनी पड़ती है। परंतु उत्तर भारतीय उच्चारण नाम को दे दिया। नाम क्या है? जयप्रकाश, राम कुमार, इस प्रकार सुनील नाम दिया, तब उच्चारण के कारण वो समाप्त होता है। राम कुमार के बारे में फुल स्टॉप आता है, तब राम कुमार करके प्रश्न करते समय वो कॉमा डालेगा नहीं। राम कुमारन कहा, राम कुमारन नायर, हाँ ठीक, राम कुमार, हाँ ठीक। तो इसलिए आजकल हमने जानबूझकर प्रथा क्या की, नाम लेते समय जय कुमार, राम कुमार, इस प्रकार का नाम देना, वही समाप्त होता है। ये भी सोचना पड़ता है। बात छोटी है, परंतु इस प्रकार पूरे समाज में विचार आता है तो एकदम अच्छा है। तो इस प्रकार सोचना पड़ेगा। और सोचते सोचते मैं अधिक समय नहीं लूंगा, समाप्त करूंगा। बाकी आपसे प्रश्न सुनने के बाद उत्तर देने के लिए प्रयास करूंगा। आज सोचते समय मैं अभी एक इक्वेशन बताकर समाप्त करने वाला हूं। वह इक्वेशन क्या है?
जैसे मेरे अनुभव बताते समय मैंने संक्षेप में बताया था, उसी को दोहराते हुए मैं समाप्त करूंगा। जब मेरा जन्म हुआ और उस समय जाति की पकड़ कितनी जबरदस्त मजबूत ताकत वाली थी मेरे समाज में, हिंदू समाज में। जब मेरी मृत्यु निकट आ रही है 80 साल के बाद, तब ये 80-70 साल के अंदर जब मैंने बचपन में यो पकड़ देखी समाज में जाति की, वो पकड़ आज शिथिल हो गई है, दुर्बल हो गई है। इस प्रकार का अनुभव जब हमें आएगा तब आनंद लेने की बात है। तब ये 80 साल के अंदर जब 1944 में जाति की पकड़ मेरे समाज में कितनी थी, आज उससे भी बहुत शिथिल है 2018 में। तब मेरे पीढ़ी वाला आनंद लेगा। ठीक, शिथिलता आ गई, दुर्बलता आ गई। इस प्रकार एक एक पीढ़ी ने इस जातिवाद के आधार पर कड़ाया प्रहार ठोकर मारते 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 एक शुभ दिन आएगा जब ये भूत पूरे भारत से निकल जाएगा। तो इस प्रकार प्रत्येक पीढ़ी का काम है। ये इतने जबरदस्त है। एक 3000 साल से अंदर ये प्रथा आई भाइयों, वो 30 सालों के अंदर नहीं जाएगी। एक कॉन्स्टिट्यूशनल इनैक्टमेंट के कारण नहीं जाएगी। ये 30,000 साल की बीमारी, उसके लिए हमने प्रत्येक पीढ़ी को काम करना पड़ेगा। अब प्रत्येक पीढ़ी, उसका इक्वेशन क्या है? इनिशियल डेज में उसकी पकड़ कितनी प्रबल थी, जब मैं जाते समय प्रबल नहीं, अब वो शिथिल हुई। इसलिए मेरे जन्म के समय जो प्रबलता थी जाति की, मेरे जाते समय वो अत्यंत शिथिल हो गई। इस प्रकार प्रत्येक पीढ़ी काम करते करते आते समय 4, 5, 6, 7 पीढ़ी के बाद हमारा समाज भी मॉरिशस जैसा समाज होगा। उस समाज की सृष्टि के लिए हम सब काम करें, वो हमारा रवैया है। इतना कहकर मैं यहाँ समाप्त कर, मैंने केवल अनुभवों के आधार पर बताया, कागजी वाचन करके मैंने ये बताया। इसलिए मेरा विषय एकेडमिक दृष्टि से मैंने प्रस्तुत नहीं किया, परंतु मैंने अनुभवों के आधार पर प्रस्तुत किया। ये सब मन में रखकर आपके मन में अगर शंका है तो उसका समाधान लेने का प्रयास मैं करूँगा। मैं दावा नहीं करता हूँ, पर समाधान दूंगा करके प्रयास करूँगा। अभी आपकी बात।